हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज में भूकंप एंड ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे थे। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, नवरात्रा ऑफर्स में पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर जो आपको ऑफर्स दिए गए थे पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज पे, उसकी आज लास्ट डेट है दोस्तों, 5 अप्रैल। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए दोस्तों। और इस कोर्स में अर्थात इस ऑफर में जिसका सपना रिसर्चर बनना है था, जिसको पीएचडी करनी है, उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट दोनों होंगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र दोस्तों मात्र 4100 रुपये। इसी के साथ दोस्तों विद्यास्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। इसमें भी दोस्तों आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। इसी ऑफर में दोस्तों आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अभी एमपी यूपी हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है उसकी क्लासेस भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज भी अवेलेबल है। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट होंगे और इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी है, इसकी फीस है मात्र 299 रुपीज़। इसमें आपको अर्थात सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। इसी में आपको यूनिट अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 50 प्रश्न होंगे, उनकी व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा और इसी में परीक्षा की योजना के अनुसार कुल 10 टेस्ट लिए जाएंगे, जिन्हें भी आपको व्याख्या सहित तथा पूरी 10 टेस्ट की हर क्वेश्चंस की व्याख्या सहित आपको इनका सॉल्व करवाया जाएगा और इसी में सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो चलिए दोस्तों भूकंप एंड ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। कल ये क्वेश्चंस हो गए थे दोस्तों, इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चंस हमने देखे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम बताना है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों। कौन सा इनमें से ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर देखना है
सबसे कम ज्वालामुखी किस किस प्रकार का होता है, उससे अधिक अर्थात विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा प्रकार है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो आरोही क्रम में देखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा होता है। तो हमें पता है दोस्तों कि जैसे जैसे हम हवाई तुल्य ज्वालामुखी की बात करते हैं तो यह सबसे कम विस्फोटक ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, अर्थात यह एक पतला मेग्मा या पतला लावा होता है जिस कारण ये अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव नहीं डालता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ा विनाशकारी ज्वालामुखी दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी माना जाता है। इसमें भी दोस्तों लावा पतला ही होता है, अर्थात ज्यादा थिन लावा नहीं होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक विनाशकारी नहीं होता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से ज्यादा विनाशकारी दोस्तों वोल्केनियन होता है, अर्थात इसमें लावा पतला ना होकर थोड़ा गाढ़ा या चिपचिपा होता है, जिस कारण एक बार ज्वालामुखी उद्गार जब हो जाता है तो इसके उपरांत एक गाढ़ा लावा की वजह से इसके मार्ग में अवरोध हो जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब इस परत पर इस पट्टी पर दबाव होता है तो यह गैसें या ये लावा अत्यधिक विस्फोटक बनकर दूर तक फैल जाता है, जिससे यह विनाशकारी होता है। और सबसे विनाशकारी दोस्तों पीलियन ज्वालामुखी होता है। इसमें भी दोस्तों यह अत्यधिक लावा गाढ़ा या चिपचिपा या लसदार होता है, जिस कारण इस पट्टी में अवरोध के कारण कुछ समय पश्चात जब लावा उद्गार होता है तो इस पट्टी को तोड़ते हुए लावा दूर तक फैल जाता है और अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डालता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, सबसे कम विनाशकारी हवाई तुल्य, उसके बाद स्ट्रोम्बोली, देन वल्केनियन एंड पीलियन। तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरोही क्रम में देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है, अर्थात फूल गोभी के समान आकृति वाला ज्वालामुखी कौन सा है। वोल्केनियन, पीलियन, स्ट्रोम्बोली या हवाई तुल्य। फूल गोभी के आकार के समान कौन सा ज्वालामुखी है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। फूल गोभी के समान ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा ऐसा प्रकार है। आइए देखते हैं दोस्तों। फूल गोभी के समान दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी एक कम विनाशकारी है, तो ये फूल गोभी के समान नहीं है, स्ट्रोम्बोली भी नहीं है दोस्तों, और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी गोभी के समान अर्थात फूल गोभी के आकार के समान ज्वालामुखी नहीं है। फूल गोभी के समान दोस्तों वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि यह विनाशकारी ज्वालामुखी प्रकार है, अर्थात लावे का अत्यधिक गाढ़ा या चिपचिपा होने के कारण यह दूर तक फैलता है और आकाश में जाने पर एक फूल गोभी के समान आकृति के निर्माण के कारण इसे फूल गोभी के समान माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्केनियन तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रिक्टर स्केल एक लघुगणिकीय या लोगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण या परिणाम मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 गुणा को निरूपित करती है। रिक्टर स्केल के बारे में बताया गया है दोस्तों। कथन बी है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक की ऊर्जा के 100 गुना होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सही कथन की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। रिक्टर स्केल
रिक्टर स्केल क्या होता है दोस्तों? ये भूकंप का परिमाण मापक है, अर्थात भूकंप के परिमाण को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिदम मापक्रम है और इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में अगर एक की वृद्धि आयाम के लिए अर्थात एक की वृद्धि होती है तो उसके 10 गुना को यह निरूपित करता है। तो यह कथन सही है दोस्तों। कथन बी है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक की ऊर्जा को 100 गुना होती है। 100 गुना नहीं होती है दोस्तों, अभी हमने देखा 10 गुना को निरूपित करता है, अर्थात अगर एक की वृद्धि होगी तो यह 10 गुना को निरूपित करता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सही कथन है केवल एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। था रिक्टर स्केल की अगर इसमें एक की वृद्धि होती है तो यह 10 गुना को निरूपित करता है। जैसे 60 TNT है दोस्तों, अगर इसमें 10 गुना अर्थात इसमें एक की वृद्धि होगी तो यह 10 गुना अर्थात 600 TNT निरूपित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 है, रिक्त स्केल में एक पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण से 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है रिक्टर स्केल। तो सही कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। भूकंप के बारे में बताया गया है, तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं दोस्तों भूकंप के बारे में। दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। सही बात है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन मर्केली स्केल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप की मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। सही बात है दोस्तों, भूकंप की मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप होती है। नेक्स्ट है, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। यह भी कथन सही है दोस्तों। कथन 4 है, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम से 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। रिक्टर स्केल की बात है तो रिक्टर स्केल 100 गुना नहीं होता है दोस्तों, यह 10 गुना वृद्धि का प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। तो कथन 4 गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर है 1, 2 एंड 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मर्केली स्केल की अगर आविष्कार की बात की जाए दोस्तों, ये किसने किया था, तो इसे मर्केली महोदय ने ही अर्थात मर्केली महोदय द्वारा इसका आविष्कार 1902 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संगत नहीं है, अर्थात कौन से कथन संगत नहीं है। बैथोलिथ गहरे विस्तृत गुंबदाकार मैग्मा का जमाव। लेकोलिथ लघु गुंबदाकार मैग्मा का जमाव। फैकोलिथ वलन में उपस्थित मैग्मा का जमाव। लेपोलिथ गुंबदाकार आकार में मैग्मा का जमाव। तो कौन सा इनमें से असुमेलित तथा सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर। बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ये क्या है दोस्तों। लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ और लोपोलिथ, यह है दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा
अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमाव से बनी स्थलाकृतियां होती हैं, जिनको हम निम्न नामों से जानते हैं: बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, और इन्हीं में सिल और डाइक को भी शामिल किया जाता है। तो बेथोलिथ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर जमा हो जाता है तो एक वृहद गुंबदाकार समान आकृति को, गुंबद के समान आकृति को बेथोलिथ कहा जाता है। लेकोलिथ दोस्तों लघु गुंबदाकार मैग्मा का जमा, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक छोटा गुंबद के समान मैग्मा का जमाव ही लेकोलिथ कहा जाता है। फेकोलिथ क्या होता है दोस्तों? वलन में उपस्थित मैग्मा का जमाव, अर्थात अपनतियों और अभिनतियों के वलन के अंतर्गत अपनतियों और अभिनतियों के अंतर्गत मैग्मा का जमाव ही फेकोलिथ कहा जाता है। लेपोलिथ दोस्तों गुंबदाकार आकार में मैग्मा का जमाव नहीं दोस्तों, लेपोलिथ होता है एक तस्तरी नुमा मैग्मा का जमाव, अर्थात या तो इन्हें उल्टा गुंबदाकार समान बोल सकते हैं या अवतल आकार या अवतल ढाल के समान निर्मित मैग्मा का जमाव लेपोलिथ कहा जाता है। साथ ही में दोस्तों एक होता है सिल और डाइक। सिल होता है दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज रूप में मैग्मा का जमाव शिल कहलाता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लंबवत रूप से मैग्मा का जमाव डाइक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। लेपोलिथ गुंबदाकार आकार में नहीं होता है, जबकि एक तस्तरी नुमा आकार में मैग्मा का जमाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत है था सुमेलित इनमें से कौन सा है? ज्वालामुखी छिद्र से लगातार गर्म जल वाष्प का बाहर आना, गर्म झरने, गर्तनुमा झील क्रेटर, गर्म जल वाष्प का रुक रुक कर बाहर आना, गीजर या गेसर, या सभी सही है। तो कौन सा इनमें से सुमेलित है दोस्तों? सही आंसर बताइए, सुमेलित कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी छिद्र से लगातार गर्म जल का या गर्म जल वाष्प का बाहर आना, गर्म झरने। सही बात है दोस्तों, ज्वालामुखी छिद्र से लगातार गर्म जल या गर्म जल वाष्प का बाहर आना ही गर्म झरने कहलाता है। या एक गर्तनुमा झील क्रेटर झील कहलाती है दोस्तों। ज्वालामुखी छिद्र में जब लावा उद्गार होता है, वोल्केनिक इरेप्शन के बाद जब एक गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाती है, उसमें कुछ समय पश्चात वर्षा का जल भर जाता है तो एक झील समान आकृति का निर्माण होता है, और उसी को अर्थात ज्वालामुखी से निर्मित झील क्रेटर झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। गर्म जल वाष्प का रुक रुक कर बाहर आना गीजर कहलाता है, यह भी सही है दोस्तों। थार गर्म जल वाष्प का ज्वालामुखी मुख से रुक रुक कर बाहर आना ही गीजर या गैसर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म झरने, क्रेटर झील और गीजर, इन तीनों की सही व्याख्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती है? तो बताइए दोस्तों, पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सी तरंगे ऐसी है जो संकुचन और फैलाव लाती है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चट्टानों के अंतर्गत संकुचन और फैलाव का कार्य कौन सी तरंगे करती है? चलिए देखते हैं दोस्तों। तो भूकंपीय तरंगों में चट्टानों में संकुचन और फैलाव का कार्य दोस्तों पी तरंगे करती है। इन्हीं को दोस्तों प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे दोस्तों सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। यह तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, जैसे कि यह ठोस से भी गुजरती है, द्रव या तरल पदार्थों से या तरल चट्टानों से, और गैसीय अवस्था से भी गुजरती है।
प्राथमिक तरंगे होने के कारण दोस्तों यह एक विनाशकारी अर्थात अत्यधिक गति वाली या तीव्र गति वाली तरंगे होती है और इनकी गति ध्वनि तरंगों के समान मानी जाती है दोस्तों। ध्वनि तरंगों के समान पी तरंगों की गति होती है। एस तरंगे दोस्तों सेकेंडरी वेव्स होती है तथा द्वितीयक तरंगे होती हैं। इनकी गति पी तरंगों से थोड़ी मध्यम गति की होती है, परंतु ये तीनों माध्यमों से नहीं गुजरती है दोस्तों। एस तरंगे द्रव या तरल पदार्थ में लुप्त हो जाती है, केवल ठोस में चलती है दोस्तों। धरातलीय तरंगे दोस्तों एल तरंगे भी कहा जाता है इन्हें, या लव वेव्स भी कहा जाता है, जो केवल धरातल पर चलती है। इनकी गति सबसे कम होती है दोस्तों तथा पी और एस दोनों तरंगों से सबसे मंद गति वाली एल तरंगे होती है और इनकी दिशा जिगजैग के समान होती है अर्थात मंद गति की बात की जाए दोस्तों तो ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये प्रवाहित होती है, जिस कारण यह धरातल पर चलने के कारण यह अत्यधिक विनाशकारी होती है। तो भूकंपीय तरंगे जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव का कार्य करती है वे तरंगे पी तरंगे है दोस्तों। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वस्थ धरातल पर स्थित बिंदु कहलाता है। उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वस्थ धरातल पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? पी, एस, एल या एम? कौन सा बिंदु उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वस्थ धरातल पर स्थित कहलाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वस्थ धरातल पर स्थित बिंदु एस बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? इटली, चिली, पेरू या कोलंबिया? कौन से देश में एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से दोस्तों आंसर और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। पेरू दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में स्थित एक देश है जहां पर एल मिस्टी ज्वालामुखी पाया जाता है। दोस्तों पेरू देश परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आता है। परिप्रशांत मेखला के पूर्वी भाग में या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पेरू देश में एल मिस्टी ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी यहाँ पर ज्वालामुखी का क्या कारण है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि ज्वालामुखी क्यों आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, परिप्रशांत पेटी या फिर दक्षिण अमेरिका के प्रशांत पेटी से टकराने के कारण जब अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है तो उससे वोल्केनिक इरप्शन होता है। अर्थात जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, अर्थात एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे टकराती है तो अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, जिसके कारण नीचे जो सबडक्ट प्लेट है वहां पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ पर चट्टानें पिघलती है और पुनः पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है और विनाशकारी ज्वालामुखी का निर्माण करती है। तो एल मिस्टी ज्वालामुखी दोस्तों पेरू देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी खंडाश्मी या पायरोक्लास्ट क्या होता है? तप्तशैल के टुकड़े, लावा स्तर, निराविशी गैस या भाप विस्फोटक? पायरोक्लास्ट क्या होता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर, पायरोक्लास्ट क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर, ज्वालामुखी खंडाश्मी या पायरोक्लास्ट दोस्तों
तप्त शेल के टुकड़े होते हैं। थर्ड, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान निकले ज्वालामुखी अर्थात गर्म या बड़े चट्टानी टुकड़ों को ही पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सिडियन एक अच्छा उदाहरण है। ऑब्सिडियन एक अच्छा उदाहरण है, किसका अच्छा उदाहरण है ऑब्सिडियन? कायंत्री चट्टान का, अवसादी चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का, या फिर ज्वालामुखी कांच का? ऑब्सिडियन किसका अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, ऑब्सिडियन किसका उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑब्सिडियन एक ज्वालामुखी कांच का उदाहरण ही माना जाता है। ऑब्सिडियन क्या होता है दोस्तों? ऑब्सिडियन ही दोस्तों एक रायोलाइट या रायोलाइट का कांचीय रूप ऑब्सिडियन का होता है, जो एक ज्वालामुखी कांच का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोसा मेग्ना है। फोसा मेग्ना क्या है? एक ज्वालामुखी है, या वी आकार की घाटी है, या भ्रंशोत पर्वत है अर्थात ब्लॉक पर्वत है, या दरार घाटी है अर्थात भ्रंश घाटी है? फोसा मोना या फोसा मेग्ना क्या है? फोसा मेग्ना क्या है दोस्तों, बताइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फोसा मेग्ना दोस्तों एक प्रकार का ज्वालामुखी होता है। ये ना कोई वी आकार की घाटी है, ना ब्लॉक पर्वत है, ना भ्रंश घाटी है। फोसा मेग्ना एक वोल्केनो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कथन है, मध्य अटलांटिक कटक के समीप वाले द्वीप ज्वालामुखीय क्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित है। कारण है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में भूकंपों का प्रमुख कारण समुद्री तल का फैलाव है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य है या असत्य है, या फिर एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अर्थात कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, कथन देखते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के समीप वाले द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित है। मिड अटलांटिक रिज, तो ये कथन सही है दोस्तों। मध्य अटलांटिक कटक के समीप वाले द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित है। क्यों प्रभावित है दोस्तों? हमें पता है कि अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है, अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन कर रही है, जिस कारण यहाँ पर मध्य में दोनों प्लेटों के अर्थात दो प्लेटों के विपरीत दिशा में गमन करने के कारण बीच से ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो कथन सही है दोस्तों। कारण देखते हैं, अटलांटिक महासागर में भूकंपों का प्रमुख कारण समुद्री तल का फैलाव है। अटलांटिक महासागर में भूकंपों का प्रमुख कारण, अभी हमने देखा दोस्तों, अटलांटिक महासागर में दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रही है, जिस कारण यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंपों का निर्माण होता है, अर्थात विनाशकारी ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारण ज्वालामुखी की बात कर रहा है, जबकि अर्थात सॉरी कथन ज्वालामुखी की बात कर रहा है और कारण भूकंप की व्याख्या कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, परंतु ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक में ज्वालामुखी की बात की जा रही है और एक में भूकंप की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनतियों और अभिनतियों में लावा के जमाव के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लेकोलिथ का, बैथोलिथ का, फेकोलिथ का, या लोगोलिथ का? किसका जमाव अपनतियों और अभिनतियों के अंतर्गत लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है? तो बताइए दोस्तों। लावे के जमाव से नहीं होगा दोस्तों, ये मैग्मा के जमाव से होगा।
क्योंकि हमने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा के जमाव से बनी आकृतियां ही बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डायक होती हैं। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अपनति और अभिनति के जमाव तथा अपनति और अभिनतियों में मेग्मा के जमाव के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों। अपनति और अभिनतियों में मेग्मा के जमाव को फेकोलिथ कहा जाता है, जो एक लहरदार लहरनुमा संरचना में निर्मित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों पिघले पदार्थों को दोस्तों मेग्मा कहा जाता है। और जब यही मेग्मा धरातल पर वोल्केनिक इरप्शन के दौरान प्रकट हो जाता है तब इसका नाम लावा होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा के जमाव से निर्मित स्थलाकृतियां हैं और पृथ्वी के बाहरी भाग में लावे की यथा जल्दी से अगर पृथ्वी के बाहरी भाग में ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब लावा तुरंत या फिर जल्दी से वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है तो इससे बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जैसे कि ज्वालामुखी बम, पायरोक्लास्ट, फ्यूमिस ऐसी आकृतियों का निर्माण होता है, ऐसे पदार्थ निकलते हैं। तो इसका सही आंसर है फेकोलिथ। अपनति और अभिनतियों में मेग्मा का जमाव लहरनुमा जमाव फेकोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी निम्न विशेषताओं में से किससे संबंधित है? सुनामी निम्न विशेषताओं से किससे संबंधित है? सूरीनामवासी लोगों से, दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रायद्वीप में एक नदी से, एक विशिष्ट संप्रदाय के अनुयायी लोग या भयंकर विध्वंसकारी पतनीय लहरों से? सुनामी किससे संबंधित है? सुनामी क्या होती है दोस्तों? तो आइए देखते हैं दोस्तों। सुनामी एक भयंकर विध्वंसकारी पतनीय लहरें होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी विनाशकारी लहरों से ही सुनामी आती है, था उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। विध्वंसकारी पतनीय लहरें जिससे बंदरगाहों को अत्यधिक नुकसान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सुनामी भयंकर विध्वंसकारी एक पतनीय लहरों को कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से अर्थात भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।